Hello, my dear students. Today we are going to discuss about small scale industries. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इंडिया के लिए वरदान की तरह है, क्योंकि इंडिया का लगभग 60% एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से होता है, एसएमईज से होता है, स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंटरप्राइजेस से होता है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इंडिया की ग्रोथ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, बट क्योंकि इंडिया अभी डेवलप कंट्री नहीं है और हमारे यहाँ इतना रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नहीं हुआ है और हमारे यहाँ बहुत बड़ी कंपनियां नहीं है, इस वजह से इंडियन इकॉनमी काफ़ी हद तक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ पे रिलाई करती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ पे डिपेंड करती है। और इस चीज़ की महत्व को महात्मा गांधी जी ने बहुत पहले समझ लिया था और उन्होंने देश की आज़ादी के पहले बता दिया था कि जो कुटीर उद्योग हैं, जो गृह उद्योग हैं, जो लघु उद्योग हैं, वही हमारी प्रॉस्पेरिटी और आने वाले भविष्य की सफलता की कुंजी होंगे। तो महात्मा गांधी जी ने इसके ऊपर बहुत पहले इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया था कि अगर इंडिया को ग्रो होना है, इंडिया की इकॉनमी को ग्रो होना है, तो हमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ और कॉटेज इंडस्ट्रीज़, टाइनी इंडस्ट्रीज़, इसके ऊपर बहुत एम्फेसिस करना होगा। तो क्योंकि वो एक विजनरी लीडर थे, तो उन्होंने इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया था। और हमारी जो आने वाले उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ और बहुत सारे दूसरे प्राइम मिनिस्टर हुए, उन्होंने भी इस चीज़ में थोड़ा बहुत योगदान दिया, लेकिन शायद जितना एम्फेसिस, जितना फोकस इस सेक्टर को, इस इंडस्ट्री को मिलना चाहिए था, वो इस इंडस्ट्री को नहीं मिला। लेकिन इधर कुछ 5-10 सालों से नरेंद्र मोदी जी ने इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया है। उन्होंने एंटरप्रेन्योर से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, इन सब पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। प्रेजेंट गवर्नमेंट सिंगल विंडो क्लियरेंस पे काम कर रही है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी रैंकिंग 170-80 के आसपास थी, जो कि इस समय 60 के नियर अबाउट आ गई होगी। और बहुत जल्दी हम लोग, अरुण जेटली जी जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उन्होंने कहा था हम बहुत जल्दी विदिन 50 भी आ जाएंगे। लेकिन मेरा मानना है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया को टॉप 5 में होना चाहिए, क्योंकि इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है जीडीपी के टर्म्स में, जीडीपी साइज के टर्म में, और परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में हम लोग 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी है। तो हमें भी टॉप 5 में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को होना चाहिए अगर हमें वाकई डेवलप कंट्री बनना है। तो दोस्तों, लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। What is an industry? Basically, industry is the production of goods or related services within an economy. किसी इकॉनमी के अंदर जो भी गुड्स और उससे रिलेटेड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, वो इंडस्ट्री कहलाता है। और हम दूसरे शब्दों से ये भी कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फिनिश गुड को बनाने, मैन्युफैक्चर करने में जो प्रोसेस है, जो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, वो हमारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। तो इंडस्ट्री कई तरह की होती हैं। जैसे लेबर के बेस पे हम ये कह सकते हैं कि साइज़ के बेस पे कह सकते हैं, रॉ मटेरियल कंजम्पशन के बेस पे कह सकते हैं, ओनरशिप के बेस पे कह सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग साइज़ के बेस पे बात करें, तो लार्ज स्केल, मीडियम स्केल, स्मॉल स्केल। बेसिकली लार्ज स्केल कंपनी या लार्ज स्केल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन या साइज़ या उनकी बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रांग होती है, काफ़ी बड़े साइज़ की होती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को हम लोग एक लार्ज स्केल कंपनी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी इस कोविड-19 के करेक्शन के पहले, कोविड-19 की वजह से जो स्टॉक मार्केट में रिसेंट करेक्शन आया, उसके पहले लगभग 10 लाख करोड़ के ऊपर निकल गई थी। तो रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हो गया, उसकी भी मार्केट कैपिटलाइजेशन 10 लाख करोड़ के आसपास थी। एचडीएफसी बैंक की मार्केट कैपिटलाइजेशन भी 7-8 लाख करोड़ पहुंच चुकी थी। और एचडीएफसी ग्रुप की मार्केट कैपिटलाइजेशन भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो ये सब जो कंपनियां हैं, ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ कहलाती हैं। मीडियम कंपनियां जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन आप मान सकते हैं, या मीडियम साइज कंपनियां वो होती हैं जिनकी 50,000 करोड़ के ऊपर की और 1 लाख करोड़ से नीचे की मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है।
तो उसमें बहुत सारी कंपनी आ जाएंगी, जैसे आप भी कह सकते हैं कि इंडसइंड बैंक, यस बैंक और पेज इंडस्ट्री, अजको नोबल, इस तरह की जो कंपनियां हैं ये सारी हमारी मिड साइज कंपनियां कहलाएंगी या मीडियम स्केल इंटरप्राइजेस कहलाएंगी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हम मान सकते हैं कि 10,000 करोड़ से कम की मार्केट कैप वाली कंपनियों को हम लोग स्मॉल कैप कंपनी कह सकते हैं। रॉ मटेरियल के कंजम्पशन के बेस पे हैवी, लाइट, ओनरशिप के बेस पे कि वो प्राइवेट सेक्टर ओन करता है उसको या पब्लिक सेक्टर की है, जैसे प्राइवेट सेक्टर मतलब कि जिसको मतलब एंटरप्रेन्योर्स करते हैं, पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग होती हैं, ज्वाइंट सेक्टर जैसे इसमें पीपीपी बहुत अच्छा एग्जांपल है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसको दोनों सेक्टर पब्लिक और प्राइवेट मिलकर चलाते हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर ये एक बहुत बेहतरीन सेक्टर है। बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और कोऑपरेटिव सेक्टर से देश को बहुत फ़ायदा होता है। जैसे मैं आपको दो एग्जांपल दूं, एक तो अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है और दूसरा मैं आपको एग्जांपल दूंगा श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़, वो भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। और इन दोनों कोऑपरेटिव सेक्टर ने देश को बहुत ज़्यादा फ़ायदा किया। अमूल की वजह से कई लाख किसानों को रोज़गार मिलता है और पूरे देश को बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, पूरी दुनिया को इसका एडवांटेज मिलता है, हमारी इकॉनमी को इसका एडवांटेज मिलता है, मीडिया और मार्केटिंग इंडस्ट्री को बहुत सारे रेवेन्यू मिलते हैं क्योंकि अमूल अपने कॉमर्शियल्स को, अपनी मार्केटिंग पे काफ़ी फोकस करता है। मल्टीनेशनल वो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो जिनका हेड ऑफिस एक देश में होता है और वो कई सारे देशों में काम करती हैं। तो इसी तरह से रॉ मटेरियल के बेस पे एग्रो बेस, जो एग्रीकल्चर जैसे मॉन्सेंटो सीड्स और फर्टिलाइजर्स और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां, मिनरल माइनिंग बेस्ड कंपनियां, फॉरेस्ट बेस्ड कंपनियां, मिसलेनियस भी कुछ हो सकती हैं, जैसे एंसलरी का मतलब ये हुआ कि आपका, जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूं कि ऑटो मैन्युफैक्चरर से मारुति है, तो मारुति को टायर कोई देता है और गियर कोई देता है, पेंट कोई देता है, तो वो सब उसकी एंसलरी यूनिट्स हैं, तो जो किसी एक मेन मैन्युफैक्चरर को कंपोनेंट प्रोवाइड करती हैं। कंज्यूमर बेस जो कंजम्पशन पे चलती हैं, कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में मैंने बात करा, विलेज इंडस्ट्रीज के बारे में, गांव में घरों में लोग लगाते हैं। कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री जिसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री जिसमें बहुत ज़्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक इंडस्ट्रीज। तो इस तरह से हम इंडस्ट्री को कई प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। आइए समझते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती है। तो industries which are owned and run by individuals and which employ a small number of laborers are called small scale industries, जिनका साइज छोटा होता है, उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कम होता है, कम संख्या में लेबर और एम्प्लॉय काम करते हैं, उनका मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन लार्ज स्केल में नहीं होता है, तो हम उनको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहते हैं। SSI means small scale industry which is an industrial undertaken with the investment not exceeding rupees 100 lakh in plant and machinery. In case of auxiliary industries, the investment ceiling on plant and machinery is also rupees 100 lakh. तो ये थोड़ी टेक्निकल डेफिनेशन बनाई गई है कि हम लोग SSI या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उनको मान सकते हैं जिसमें 100 लाख तक का इन्वेस्टमेंट होता है, तो उनको हम लोग SSI या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहते हैं। कितने प्रकार की होती हैं ये? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जैसे हम लोगों ने बात करी, जहाँ पे प्रोडक्शन होता हो, कोई चीज़ बनाई जाती हो, फिनिश प्रोडक्ट बनता हो रॉ मटेरियल का यूज़ करके। दोज यूनिट्स विच आर प्रोड्यूसिंग कंप्लीट आर्टिकल फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन and also for processing industries are called as manufacturing industries. For example, power loom क्या करता है कि फिनिश प्रोडक्ट कपड़ा बनाता है, कॉटन का इस्तेमाल करता है। इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, क्वाइन इंडस्ट्रीज सिक्के बनाता है, खादी इंडस्ट्रीज, खादी, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा।
मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बेसिकली वो इंडस्ट्री होती है जो फिनिश गुड बनाती है और उसको डायरेक्टली कंज्यूम किया जा सकता है। एंसिलरी इंडस्ट्री, जिसके ऊपर हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके थे, मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया था कि फॉर एग्जांपल मारुति कार है, तो मारुति कार सारे अपने कंपोनेंट्स खुद नहीं बनाती है, वो गियर, ब्रेक, ट्यूब, टायर, पेंट, ये सब कई सारी चीज़ें वो दूसरे लोगों से भी परचेज करती है। तो जो सब किसी एक मेन इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं उनको हम एंसिलरी यूनिट कहते हैं, कंपोनेंट प्रोवाइडर। तो द इंडस्ट्रीज विच आर प्रोड्यूसिंग पार्ट एंड कंपोनेंट and rendering services to large industry are called ancillary industries। जैसे कि गियर, ब्रेक, ट्यूब्स एक्सेट्रा बनाने वाली इंडस्ट्री जो ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए एंसिलरी का काम करती हैं, कंपोनेंट सप्लायर का काम करती हैं। फिर आता है नंबर सर्विस इंडस्ट्री का। सर्विस इंडस्ट्रीज आर दोज विच आर covering light repair shop necessary to maintain mechanical equipment। These industries are essentially machine based। बेसिकली सर्विस इंडस्ट्री एक तो जैसे अगर हम लोग सर्विस सेक्टर के बारे में बात करें तो जनरली सर्विसेज इंटेंजिबल होती हैं, जैसे हॉस्पिटैलिटी, बैंकिंग, एविएशन, सॉफ्टवेयर, ये सब तरह की। और जब हम लोग ऐसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में सर्विस इंडस्ट्री की बात करते हैं तो बेसिकली बहुत सारे ऐसे शॉप्स हैं या ऐसे सर्विस प्रोवाइडर हैं जो रिपेयर करते हैं आपकी चीज़ों को, पॉलिश करते हैं और उसकी एनुअल मेंटेनेंस देखते हैं, तो वो सब सारा सर्विस इंडस्ट्री में आता है। फीडर इंडस्ट्री। फीडर इंडस्ट्रीज आर दोज विच आर स्पेशलाइज इन सर्टेन टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, दैट इज कास्टिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, वेल्डिंग। तो इस तरह की इंडस्ट्री जो मेन इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है, फीडर का काम करती है, उसके लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग करती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग बेसिकली कि किसी एक मेटल के ऊपर दूसरे तरह की मेटल की लेयर चढ़ाना, मान लीजिए तांबे के ऊपर सोने की पर चढ़ाना या चांदी के ऊपर सोने की पर चढ़ाना, इस तरह की कुछ इंडस्ट्री। वेल्डिंग वाली, तो ये सब सारी। माइनिंग इंडस्ट्री बेसिकली वो इंडस्ट्री होती है जहाँ पे खुदाई करके, माइनिंग करके और आयरन ओर्स, एल्युमिनियम ओर्स, मतलब तरह तरह के ओर्स को निकाला जाता है और उनको फिर आगे दूसरी इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है जहाँ पे आयरन ओर से स्टील को बनाया जाता है। तो स्टील इंडस्ट्री एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो गई। रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का इंडिया में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। सबसे बड़ी बात ये कि देश की 50-60% एम्प्लॉयमेंट एसएमई से आता है। स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंटरप्राइजेस ही देश का 50-60% एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं। और एसएसआई बेसिकली लेबर इंटेंसिव टेक्निक चलाती हैं। यहाँ पे ऑटोमेशन या बहुत ज़्यादा मशीन्स का इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने अपने कॉलेज स्टूडेंट के साथ पार्ले के पंतनगर प्लांट को विजिट किया था। तो वहाँ पे हमने ये देखा कि बहुत बड़ा प्लांट था, लेकिन वहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन नेग्लिजिबल था। सिर्फ 4-5 एम्प्लॉय थे, वो भी अपनी कंप्यूटर मशीन पे बैठे हुए थे। बाकी सारा कुछ मतलब कन्वेयर बेल्ट पे ऑटोमेटिक प्रोसेस चल रहा था। तो जो बड़ी इंडस्ट्री होती है जनरली वो फुली ऑटोमेटिक होती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव नहीं होता है। इसकी वजह से उनका कॉस्ट कम आता है, प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाता है, 3-3 शिफ्ट में काम होता है, 24/7 काम चलता है, और जिसकी वजह से वो अपने कॉस्ट को बहुत कम कर पाते हैं। और दोस्तों यही वजह है कि पिछले कई दशकों से, मतलब जब मैं बचपन में पार्ले जी कंज्यूम करता था तब भी वो 3 से 5 रुपए की रेंज में मिलता था और अभी भी वो 5 रुपए का ही मिलता है। तो साइज जरूर उन्होंने थोड़ा रिड्यूस कर दिया, लेकिन उन्होंने अपनी कॉस्ट को बहुत अच्छे से कंट्रोल करके रखा है, जस्ट बिकॉज ऑफ फुली ऑटोमेशन। क्योंकि उन्होंने अपने प्लांट्स को, अपने प्रोसेस को इतना ज़्यादा स्केलेबल कर दिया है, इतना ज़्यादा ऑटोमेशन में ले आए हैं कि उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत रिड्यूस हो गई है। तो इसलिए लार्ज स्केल इंडस्ट्री से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता है एम्प्लॉयमेंट में। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ क्योंकि लेबर इंटेंसिव होती है तो हमें बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलता है इसमें। और जितने भी नए स्टार्टअप्स हैं, जितने भी नए एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं, मैं सबको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ही मानूंगा, क्योंकि वो 5, 10, 15, 20 लोगों को लेके शुरू होते हैं और वहाँ से उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। साथ ही साथ
SSI जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है वो एम्प्लॉयमेंट आर्टिशियंस को, टेक्निकल क्वालिफाइड पर्सनस को, प्रोफेशनल्स को, जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, और जनरली बड़ी कंपनियां एक्सपीरियंस लोगों को रखती हैं, तो वो पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करते हैं, और फिर वो अपनी सैलरी हाइक के लिए, प्रमोशंस के लिए बड़ी इंडस्ट्री की तरफ स्विच करते हैं। तो एक तरह से SSIs जो है वो हमारे प्रोफेशनल्स के लिए एक बेसिक पाठशाला का भी काम करती हैं। वो वहाँ पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जैसा होता है, उनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिलती है, और फिर वो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करके फिर वो बड़ी इंडस्ट्री को की तरफ मूव कर जाते हैं। इसका नुकसान भी होता है, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उनको रिटेन नहीं कर पाता है। जब बंदा कैपेबल हो जाता है, एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा कैपेबल हो जाता है, तो वो बड़ी इंडस्ट्री की तरफ, बड़ी कंपनी की तरफ स्विच कर देता है। SSIs accounts for employment of people in rural sector एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। बेसिकली अनऑर्गेनाइज और रूरल सेक्टर में जहाँ पे बड़ी कंपनियां नहीं होती हैं, जहाँ पे इकॉनमी बहुत डेवलप नहीं होती है, जहाँ पे बहुत सुविधाएं नहीं होती, वहाँ पे SSI ही मेनली एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। और SSI की सबसे खास बात यह है कि स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों तरह के लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। SSI फैसिलिटेट्स वोमेन ग्रोथ। बेसिकली वोमेन की ग्रोथ में, महिलाओं की वृद्धि में, महिलाओं को एम्पावर करने के लिए, वोमेन एम्पावरमेंट में भी SSI बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि हमारे देश में महिलाओं की साक्षरता दर काफ़ी कम है कंपैरेटिवली मेल की तुलना में। इसकी वजह से उनके अंदर बहुत ज़्यादा टेक्निकल स्किल्स नहीं होती हैं, तो जो बहुत बड़ी कंपनियां होती हैं वो उनको बहुत ज़्यादा मौके नहीं मिलते हैं। और जनरली देखा गया है कि बीटेक और इस तरह के जो टेक्निकल कोर्सेज होते हैं, उसमें लड़कियां इंडिया में कम इनरोल कर रही हैं। धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं ज़मीनी लेवल पे। अब महिला वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रखा है प्राइम मिनिस्टर ने। ये सब चीज़ें से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ रहा है, लेकिन अभी पिछला असर बाकी है हमारी इकॉनमी के ऊपर। तो इसलिए जो स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस हैं वो वोमेन्स को, भारत देश की महिलाओं को अच्छा रोजगार देती हैं। अभी मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया था कोऑपरेटिव सेक्टर का, श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़। तो वहाँ पे उनके पास लगभग 40-50 हजार महिला वर्कर हैं, जिनको लिज्जत सिस्टर्स कहा जाता है। और वो सभी लिज्जत सिस्टर्स को उन्होंने एक तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम दे रखी है। वो उनके लिए काम करती हैं, और उनको सबको उनकी जीविका के लिए पैसे मिलते हैं उस कोऑपरेटिव से। तो इस तरह से SSI जो है वो वुमेन की ग्रोथ में, वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और अगर किसी महिला उद्यमी को अपना व्यापार स्टार्ट करना होता है, तो भी छोटे पूंजी के साथ छोटे लेवल पे स्टार्ट करती हैं। तो यानी कि ये वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। SSI से बैलेंस रीजन डेवलपमेंट भी होता है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतनी कैपेसिटी, इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो अक्रॉस द कंट्री जाके हर जगह पे अपने फैक्ट्री लगा पाए, हर जगह पे अपने इन्वेस्टमेंट कर पाए, हर जगह पे नई प्लांट्स लगा पाए। इसलिए अगर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होगा, उनको सपोर्ट देगी गवर्नमेंट, तो वो रूरल एरिया में, उन क्षेत्रों में जाके भी वो प्लांट लगा सकते हैं जहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं पहुँची है, जहाँ पे अभी एग्रीकल्चर ही मेन जीविकापार्जन के लिए मेन जरिया बना हुआ है। तो वहाँ पे भी SSI जाके अपनी इंडस्ट्री, फैक्ट्री छोटी मोटी लगा सकते हैं, और उससे वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और ये बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट में काम आएगा। क्योंकि भारत की फिलॉसफी शुरू से रही है बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, कि किसी एक पर्टिकुलर रीजन का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट ना हो, पूरे देश के हर एक क्षेत्र का एक साथ विकास हो। तो बेसिकली SSI जो है वो बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट में बहुत अहम रोल प्ले करता है। ये डिस्पैरिटी को दूर करने का काम करता है, क्योंकि जैसे बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, मानेसर, गुड़गांव, ये सब कुछ इंडस्ट्री के हब बन गए हैं, जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, और यहाँ पे पेमेंट भी ज़्यादा मिलती है, लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का ज़्यादा अच्छा है। लेकिन बिहार, यूपी, झारखंड, इस तरह के बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पे अभी भी लिविंग स्टैंडर्ड काफ़ी लो है, वेजेस काफ़ी कम है। तो SSI अगर होंगी
तो ये डिस्पैरिटी को दूर करती हैं, रीजनल डिस्पैरिटी को दूर करती हैं, हर जगह लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है और गाँव से लोगों का शहरों में पलायन नहीं होता, शहरों में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन की क्राइसिस नहीं आती है, ओवर बर्डन नहीं होता है शहरों में, और एक बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट होता है। साथ ही साथ एसएसआई अर्बन एंड रूरल ग्रोथ को दोनों को प्रमोट करता है। इट हेल्प टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ कंजेशन, स्लम्स, sanitation and pollution in cities by providing employment and income to people living in rural areas। जैसे कि हम लोग ने अभी बात कर ली है कि अगर गांव में लोगों को ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज, तो वो माइग्रेट नहीं करेंगे गांव से शहरों की तरफ। और इस समय हम लोग देख रहे हैं कि कोविड-19 की वजह से माइग्रेंट लेबर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है, वो अपने गांव तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो बड़े बड़े शहरों में फंसे हुए हैं जिनमें और उनके पास पैसे भी नहीं है, और वो सिर्फ एनजीओज और गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं कि उनको वो खाना देती रहे, और वो अपने घर भी नहीं जा सकते हैं। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम इसीलिए है क्योंकि हर एक गांव में, हर एक कस्बों में, हर एक छोटे स्थानों पे एसएसआई नहीं है। अगर वहाँ पे भी एसएसआई होता और उनको अपने गांव में, अपनी जगह पे, अपने कस्बे में अगर रोजगार मिलता, तो शायद वो कई 100 किलोमीटर दूर दूसरे बड़े शहरों में ना जाते, और वहाँ पे जैसे बहुत सारे प्रदेशों में खासकर तौर पे महाराष्ट्र में एमएनएस और अभी शिवसेना भी की भी स्ट्रेटजी रही है कि वो यूपी और बिहार के लोगों को बाहर जाने के लिए बोलते हैं, उनका बहिष्कार करते हैं, उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं। तो इस तरह की जो समस्याएं होती हैं वो तभी होती हैं जब एक प्रदेश में अपॉर्चुनिटी कम होती है और दूसरे में ज़्यादा होती है। तो अगर एसएसआईज होंगी, अगर इन्वेस्टमेंट होता रहेगा, अगर एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ती रहेगी, तो यूपी और बिहार में भी नई फैक्ट्रियां लगेंगी और लोगों को वहीं पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और उनको महाराष्ट्र, गोवा या गुजरात, इस तरह के जो विकसित प्रदेश हैं वहाँ पे नहीं जाना पड़ेगा और उनको तकलीफें नहीं सहनी पड़ेंगी। साथ ही साथ ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी बढ़ाने में हेल्प करता है, एंटरप्रेन्योरियल टैलेंट को बढ़ाने में एक्सरसाइज बहुत हेल्प करता है, और इकोनॉमी के लिए ये एक तरह से वरदान है, क्योंकि जितना ज़्यादा बिजनेस होगा, जितने लोग एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे, जितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उतनी ही देश की जीडीपी बढ़ेगी और हम जल्दी से जल्दी दुनिया की टॉप इकोनॉमी बन पाएंगे। दोस्तों, एसएसआई ऑल्सो हेल्प इन मोबिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज। मतलब कि अगर आपके क्षेत्र में किसी एक पर्टिकुलर रॉ मटेरियल की बहुतायत है, या आपके पर्टिकुलर क्षेत्र में कुछ खास तरह की स्किल्स पाई जाती हैं, कोई विशेष प्रकार का हैंडीक्राफ्ट का काम होता है, डायमंड कटिंग का काम होता है, किसी टेक्सटाइल या किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में आपको आपके एरिया में कमांड है लोगों के अंदर, तो उनका बहुत तेजी से विकास हो सकता है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कानपुर में टेनरीज, तो यहाँ पे वो भी एसएसआई के फॉर्म में ही चलती हैं। जैसे अलीगढ़ में ताले बनाने का कारोबार, जैसे कहीं किसी एक पर्टिकुलर सिटी में चूड़ी बनाने का कारोबार, किसी एक पर्टिकुलर सिटी में चिकन के कुर्ते बनाने का काम, किसी एक पर्टिकुलर सिटी में कोई टेक्सटाइल हैंडलूम का काम। तो अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो जो लोकल रिसोर्सेज और जो लोकल टैलेंट अवेलेबल होता है, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है, उस रॉ मटेरियल का कंजम्पशन होता है वहाँ पे, और ये देश की इकोनॉमी के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। आई पेज फॉर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कैपिटल। तो SSI require less capital per unit of output. It provides quick return on investment due to shorter gestation period. The payback period is quite short. In small scale industry. Basically क्या है, इसको समझते हैं। SSI required less capital per unit of output. आपको अगर किसी इंडस्ट्री में आउटपुट निकालना है, तो अगर आप एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री लगाएंगे, तो शॉर्ट रन में आपको एक प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगी। लेकिन अगर आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे काम कर रहे हैं, तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कम पड़ेगी शॉर्ट टर्म में। हाँ, लॉन्ग रन में तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री जीतेगी, क्योंकि उसके पास इकोनॉमी ऑफ लार्ज स्केल होगा, ऑटोमेटिक प्लांट होंगे। लेकिन हाँ, शॉर्ट रन में हम ये कह सकते हैं कि एसएसआई की
पर यूनिट आउटपुट कॉस्ट जो है वो कंपैरेटिवली कम होती है। क्विक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है, बहुत लंबा गेस्टेशन पीरियड नहीं होता है। जैसे कि आप बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगाते हैं तो उसमें ब्रेक इवन में आने में आपको बहुत टाइम लग जाता है। किसी एक बड़ी इंडस्ट्री में कई हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो गया तो उसको ब्रेक इवन आने में ही 4-5 साल लग जाएंगे, जबकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता। आप 1-2 साल के अंदर ही या 5-6 महीने के अंदर ही आप ब्रेक इवन पे आ सकते हैं। SSI functions as a stabilizing force for providing high output capital ratio as well as high employment capital ratio. It encourages the people living in rural areas and small town to mobilize saving and channelizing them into industrial activities. Basically SSI से लोग अपने ही एरिया में रहते हैं, वहीं पे वो सेविंग्स कर पाते हैं, वहीं पे वो इफ़ेक्टिव अपनी स्किल्स का यूज़ कर पाते हैं। और जब लोगों की सेविंग बढ़ती है तो कैपिटल फॉर्मेशन भी बढ़ता है, और जब कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा होता है तो देश के एंटरप्रेन्योर्स को जो कॉस्ट होती है बिजनेस की वो उनकी कम हो जाती है, क्योंकि उनको रीजनेबल रेट पे डेट मिलता है, आसानी से इक्विटी मिलती है, लोग शेयर्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, तो एंटरप्रेन्योर्स को बहुत फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है। तो SSI का एडवांटेज इनडायरेक्टली लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को भी मिलता है और देश की ओवरऑल इकोनॉमी को मिलता है। SSI से एक्सपोर्ट्स बहुत बढ़ता है, जैसे कि हमारे यहाँ टेक्सटाइल और IT सेक्टर ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारे यहाँ जो छोटी टेक्सटाइल कंपनियां हैं वो फॉरेन कंट्री से ऑर्डर लेती हैं, विदेशों से ऑर्डर लेती हैं, उनके प्रोडक्ट को यहाँ बनाती हैं और उनके लेबल और पैकिंग के साथ वापस यूरोप और अमेरिका भेज दिया जाता है, ताकि वो अपने ब्रांड को का टैग लगा के उसको आगे बेचें। तो इस तरह से हमें एक्सपोर्ट में भी हेल्प मिलती है। IT इंडस्ट्री में भी यही होता है। KPO BPO भी इंडिया में बहुत सक्सेसफुल है, ये बेसिकली SSI का ही पार्ट है। आपने एक छोटा KPO खोल लिया, आपने एक छोटा BPO खोल लिया, आपने एक छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा ली, तो इस तरह से एक्सपोर्ट में भी ये काफ़ी हेल्प करता है। और एक्सपोर्ट के थ्रू हमें फॉरेन एक्सचेंज यानी विदेशी मुद्रा मिलती है, और विदेशी मुद्रा भंडार से हमारी करेंसी स्ट्रेंथन होती है। जितना ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं फॉरेन से, उतनी हमारी करेंसी डिप्रिशिएट करती जाती है। और हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो उस समय 1 रुपीज़ इक्वल टू $1 के आसपास होता था, क्योंकि ब्रिटिश पाउंड उस समय चलता था इंडिया में आज़ादी के पहले। और उसके बाद 70 सालों के बाद हमने अपनी करेंसी को 75-76 गुना डिप्रिशिएट कर दिया। अब हमें 75 रुपीज़ इक्वल टू $1 के आसपास आ गया है। तो 71 सालों में हमने अपनी करेंसी को भी 70 गुना से ज़्यादा डिप्रिशिएट कर दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमारे यहाँ इंपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है और एक्सपोर्ट बहुत कम होता है। तो एक्सपोर्ट कम होने की वजह से हमारी करेंसी और हमारी इकॉनमी वीक होती जा रही है लगातार। तो SSI हमारे एक्सपोर्ट में भी बहुत हेल्प करता है। SSIs कॉम्प्लीमेंट्स लार्ज स्केल इंडस्ट्री को भी बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, एंसिलरी यूनिट के फॉर्म में, सप्लायर के फॉर्म में, उनके सपोर्ट के फॉर्म में, इस तरह से वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री को हेल्प करते हैं। कंज्यूमर की डिमांड को पूरा करने के लिए छोटे छोटे प्रोडक्ट होते हैं, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको सब लार्ज स्केल नहीं बना सकते। तो जो छोटे और कुछ यूनिक प्रोडक्ट आते हैं जिनको बीटा टेस्टिंग करनी होती है, तो पहले SSI उसको बनाते हैं और वो बहुत हिट हो जाते हैं, तब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज उनको अडॉप्ट करती हैं। तो कंज्यूमर की जो हॉट डिमांड्स होती हैं, नई नई चीज़ें आती हैं, नए खिलौने, नए गैजेट, वो सब SSIs बनाते हैं। सोशल एडवांटेज इनसे बहुत मिलता है, लोगों को एम्पावरमेंट मिलता है, वुमेन एम्पावरमेंट होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, डेमोक्रेसी में फ़ायदा करता है, इकॉनमी बहुत अच्छी होती है, और हमारे देश को रेवेन्यू मिलता है, कंट्री की GDP बढ़ती है, पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, नेशनल इनकम में फ़ायदा मिलता है। ओवरऑल बहुत प्रॉस्पेरिटी आती है। जितनी ज़्यादा SSI होंगी, जितनी ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप होगी, उतना ही ज़्यादा हमारे देश को फ़ायदा मिलेगा। SSI डेवलप्स एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स या एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे कि हम लोग बात करते आ रहे हैं कि SSI से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स के पास छोटी पूंजी होती है, तो वो छोटे कुटीर उद्योग लगाते हैं,
स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लगाते हैं, सर्विस बेस, मैन्युफैक्चरिंग बेस, नॉलेज बेस, केपीओ, बीपीओ। तो बेसिकली एसएसआई से एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत हेल्प मिलती है। तो बेसिकली कंक्लूजन दोस्तों ये निकलता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हमारी कंट्री के लिए बहुत इसेंशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयमेंट का मेन सोर्स है, रेवेन्यू बहुत आता है। अगर हम इस पे काम करें तो हमें इससे एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ा सकते हैं और देश को बहुत फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।